सोचिए कि कोई कंपनी है, कोई उद्योग चल रहा है और वहाँ जो वर्कमैन है, जो श्रमिक हैं, उनको किस आधार पे वर्गीकृत किया जाए, मतलब बांटा जाए। वो किस पारी में काम करेंगे, डे शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में। उनका अटेंडेंस देने का तरीका क्या होगा, अगर देर से आए तो क्या होगा, छुट्टी की शर्तें क्या होंगी, ये सब चीज़ें कहाँ डिसाइड की गई हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है लेबर लॉ का यूनिट 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको अपना पैटर्न बता देती हूँ। मैं आपको क्वेश्चन नोट डाउन कराती हूँ और बताती हूँ कि ये बहुत सारे सालों में पूछा गया है। उसके बाद मैं आपको धाराएं और केस के साथ एक अच्छा सा फॉर्मेट तैयार करवाती हूँ कीवर्ड्स के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम 5 पन्नों का आंसर रट करके जाते हैं तो कभी भी वो हमारा कंप्लीट आंसर नहीं हो पाता है और आंसर जो है वो बिखर जाता है। लेकिन अब आप कीवर्ड्स और स्ट्रक्चर को याद करके जाते हैं तो आप एक अच्छा सा आंसर लिख पाते हैं। इसीलिए बस इस फॉर्मेट को आप कंटिन्यू लिख लीजिएगा एक बार इस ऑडियो क्लास को सुन करके, और इसी को आप फॉलो करिएगा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये है, व्हाट इज स्टैंडिंग ऑर्डर? स्थायी आदेश क्या है? औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 के अंतर्गत स्थायी आदेश के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ए स्टैंडिंग ऑर्डर अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्थायी आदेश समझना होगा। और स्थायी आदेश कहाँ है? 1946 की धारा 2(6) में दिया गया है और उसमें कुछ नियम बताए गए हैं। तो इसमें स्थायी आदेश के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। एक तो जो श्रमिक है, वर्कमैन है, उनका वर्गीकरण करना। दूसरा, जो श्रमिक हैं उनके काम की के ड्यूरेशन कितना होगा, घंटे कितने होंगे, छुट्टी के दिन कितने होंगे, वेतन के दिन कितने होंगे, और मजदूरी की जो दर होगी इसकी सूचना देने का तरीका क्या होगा। तीसरा, किस पारी में काम करना और काम करने का तरीका क्या होगा। चौथा, हाजिरी देना और देर से आना दोनों शामिल है। पाँचवा, छुट्टी के लिए शर्तें, आवेदन की प्रक्रिया क्या होंगी, और अगर अचानक किसी को छुट्टी लेना हो तो उसको छुट्टी देना है कि नहीं देना है। इसके बाद स्थलों में प्रवेश करने की उपेक्षा और तलाशी का दायित्व। देन औद्योगिक संस्थान के सेक्शंस को बंद करना। मान लीजिए किसी भी औद्योगिक संस्थान का कोई एक सेक्शन खराब हो गया तो उसको बंद करना और उसको फिर से खोलने का क्या वो है, इसके बाद है नियोजक की समाप्ति और उसका नोटिस नियोजक और श्रमिक द्वारा दिया जाना। इसके बाद है मिसकंडक्ट या सस्पेंशन या डिसमिजल यानी बर्खास्तगी या करना। फिर है कार्यकारों के लिए अनुचित व्यवहार और सेवकों के लिए दोषपूर्ण व्यवहार का निवारण करना। और इसके अलावा कोई अन्य मामला हो तो टोटल 10 जो हैं ये तथ्य दिए गए हैं। 10 जो है वो जो अधिनियम में दिया गया वो स्थायी आदेश के अंतर्गत आते हैं। अब स्थायी आदेश का प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या, यानी प्रोसीड्यूर फॉर द सबमिशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो स्थायी आदेश का प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को आपको पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहला पॉइंट आएगा कि जिस दिन से ये अधिनियम किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान यानी किसी भी इंडस्ट्री पे लागू होता है उस दिन से 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ, उस प्रतिष्ठान का नियोजक जो उस प्रतिष्ठान को, जो औद्योगिक संस्था को चला रहा है, और औद्योगिक प्रतिष्ठान में अपनाने के लिए स्थायी आदेश के प्रारूप की 5 प्रति यानी 5 फोटोकॉपी प्रमाणक अधिकारी को भेज देगा। जिसने उस औद्योगिक प्रतिष्ठान को प्रमाणित किया है ना कि हाँ ये एक इंडस्ट्री है, उसके पास उसकी 5 कॉपी जानी चाहिए। दूसरा, ऐसे प्रारूप में प्रत्येक मामले के लिए जो अनुसूची में दिए गए हैं तथा जो औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रयोगनीय हो व्यवस्था की जाएगी, और उन मामलों में जहां आदेश स्थायी आदेश दिए गए हैं वहां वह व्यवस्था यथासंभव ऐसे आदर्श की संगति में होगी। तीसरा, उपयुक्त धारा के अंतर्गत स्थायी आदेश के साथ एक विवरण होगा, अटैच किया जाएगा, जिसमें उस औद्योगिक प्रतिष्ठान, जो उद्योग, जो फर्म है, उस इंडस्ट्री है, उसमें जो नियोजित श्रमिक हैं उनके बारे में पूरा डिटेल दिया जाएगा। और इसमें श्रमिक संघ का नाम भी रहेगा और उनसे रिलेटेड संबंधित भी रहेंगे, कौन कौन किस काम से संबंधित हैं। देन चौथा है कि वैसे ही औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजकों का एक समूह इस धारा के अंतर्गत सम्मिलित रूप से स्थायी आदेश का प्रारूप भेज सकता है, बशर्ते कि वे उन शर्तों का समाधान करते हों और यदि कोई हो जो इस विषय में विहित हो। तो यहाँ पे आपको प्रस्तुतिकरण के 4 पॉइंट मिल गए। एक तो आप जो पहला है, जिसने औद्योगिक प्रतिष्ठान को, उस इंडस्ट्री को मान्यता दी है, उसके पास 5, उस अधिकारी के पास 5 प्रमाणक भेजना है। दूसरा, कि जो अनुसूची में दिया गया है उसमें उसकी गोपनीयता को मेंटेन करना है। और तीसरा, कि जो भी स्थायी आदेश हो रहा है उसमें श्रमिकों का पूरा डिटेल देना है। और चौथा, नियोजक समूह जो है उनके जो आदेश हैं उनके शर्तों का समाधान भी होना चाहिए।
अब स्थायी आदेश का प्रमाणीकरण की शर्तें क्या है? कंडीशंस फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो शर्तें कौन कौन सी पूरी करनी है? पहली शर्त है कि यदि उसमें उन सभी विषयों के बारे में नियम बनाए गए हों जो इस अधिनियम की अनुसूची के द्वारा निर्धारित किए गए हैं तथा जो औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू करने योग्य हैं। ठीक, तथा ये आपको लीगल लैंग्वेज में ही लिखना होगा। तथा स्थायी आदेश इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए हैं तो प्रमाणीकरण अधिकारी अथवा अपील अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि वे किसी स्थायी आदेश की उपयुक्तता या पर्याप्तता के संबंध में न्याय निर्णय करें। अब स्थायी आदेशों का प्रमाणीकरण, सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, तो आपने देखा अभी तक क्या पूरा प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया देख ली। अब क्या करना है, एक प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी चाहिए प्रमाणीकरण अधिकारी को भेजने के लिए। उसको भेजने के लिए उसमें जो श्रमिक संघ हैं, जो श्रमिक हैं, उनका सारा डिटेल होना चाहिए, उनसे रिलेटेड जो कानून बनाए गए हैं वो होना चाहिए, और ये श्रमिकों को भी भेजी जाएगी। और इस बात की मांग की जाएगी कि यदि श्रमिक को ये स्थायी आदेश के संबंध में कोई भी आपत्ति हो, कोई भी डाउट हो, तो वो सूचना प्राप्त करने की तारीख से 35 डेज़ के अंदर उसको प्रस्तुत कर ले, अगर उनको किसी भी तरह की कोई क्वेरी चाहिए, कोई भी आपत्ति है तो। इसके बाद प्रमाणन अधिकारी क्या करेगा, श्रमिक संघ और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को बुलाएगा, उनसे उनकी बातें सुनेगा, उनको सुनने का अवसर देगा, और उसके बाद ही किसी तरह का परिवर्तन उसमें किया जाएगा उस आदेश में, कि परिवर्तन करना है या नहीं करना, और प्रस्ताव सही है या नहीं है। इस प्रकार प्रमाणीकरण की तारीख से 7 दिन के अंदर प्रमाणीकरण अधिकारी प्रमाणित स्थायी आदेश की प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी श्रमिक संघ और श्रमिकों के जो प्रतिनिधि हैं उनको भेज देगा। तो इस तरह से स्थायी आदेश का सर्टिफिकेशन हो जाएगा। अब स्थायी आदेश को संशोधित करने की प्रमाणन अधिकारी की शक्ति क्या है? पावर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर टू अमेंडिंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स। एक के बाद स्थायी ऑर्डर अगर आ गया तो उसमें चेंजेस कैसे होंगे? तो 1956 तक जो सर्टिफिकेट अधिकारी होता था उसको ये अधिकार नहीं था कि कोई भी स्थायी आदेश को वो किसी भी निर्णय पे कोई भी परिवर्तन कर सके, कोई संशोधन कर सके, थोड़ा बहुत भी चेंजेस कर सके। इसलिए अधिनियम को पारित हो जाने के बाद नियोजक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी आदेश को पारित करा लिया करते थे, और इसे दूर करने के लिए 1956 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें प्रमाणन अधिकारी को स्थायी आदेश को उचित बनाने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए कि अगर चाहे तो संशोधन हो सकता है। यहाँ पर एक केस है बागलकोट सीमेंट कंपनी बनाम R.K. पठान के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संकेत मिलता है कि यदि प्रमाणीकरण के लिए दिए गए आदेश स्थायी आदेश के अनुसार नहीं है तो दोनों में एकरूपता लाने के निमित्त प्रमाणन अधिकारी समुचित संशोधन कर सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्तावित स्थायी आदेश समुचित सरकार द्वारा उल्लेखित आदेश स्थायी आदेशों से एकदम सेम टू सेम मैच खाएं। ठीक, तो प्रमाणक अधिकारी को क्या चाहिए कि वो देखे कि स्थायी आदेश जो है वो आदर्श स्थायी आदेश के समरूप है या नहीं है। यदि किसी प्रतिष्ठान की, किसी इंडस्ट्री की यूनियन काफ़ी निर्बल है और स्थायी आदेश के संबंध में कोई आपत्ति नहीं करती है, तो इस पर नियोजक ये नहीं कह सकता है कि दूसरे पक्ष द्वारा इंतजार ना किए जाने पर प्रमाणक अधिकारी बहुत गहराई तक नहीं जाना चाहिए और स्थायी आदेश के अनुसार प्रमाणित कर देना चाहिए। एक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये बोला गया कि प्रमाणक अधिकारी जो है वो आदर्श स्थायी आदेश के अनुरूप एकरूपता लाने के लिए संशोधन करने के लिए सक्षम है, और प्रमाणक अधिकारी का ये कर्तव्य है कि वो स्थायी आदेश के प्रमाणक को दोनों पक्षों को अवसर दे, दोनों पक्षों की बात को रखने का मौका दे, दोनों पक्षों की बात सुने और उसके बाद ही स्थायी आदेश में कोई संशोधन करे वो। ठीक है, अब स्थायी आदेश में संशोधन भी समझ गए, लेकिन स्थायी आदेश के विरुद्ध अगर किसी को अपील करना, अपील अगेंस्ट द स्टैंडिंग ऑर्डर, तो क्या प्रावधान है, अब उस पर चलते हैं। तो स्थायी आदेश अधिनियम 1946 की धारा 6, कौन सी धारा है? धारा 6 में प्रमाणकर्ता अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी। अपील धारा 1, धारा 5 की उपधारा 2 में जारी किए गए प्रमाणित करने वाले अधिकारी के विरुद्ध पीड़ित पक्षकार ऐसे आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। अब अपीलेट अधिकारी लिखित आदेश द्वारा स्थायी आदेश की उसी रूप में पुष्टि कर सकता है जैसे वो प्रमाणित किए गए हों, या उनमें से किसी ऐसी बात को बढ़ा सकता है, उनमें सुधार कर सकता है, जैसा वो उचित समझे वैसा वो चेंजेस कर सकता है। अब अपीली अधिकारी द्वारा निर्णय अंतिम होगा, ये तो कन्फर्म है कि जिसने कहा है उसका निर्णय अंतिम होगा, लेकिन अपील प्राधिकारी अपने आदेश जारी करने के 7 दिन के अंदर उसकी फोटोकॉपी प्रमाणित करने वाले अधिकारी, नियोक्ता, श्रम संघ, श्रमिक और श्रमिक के जो भी प्रतिनिधि हैं सबको भेज देगा।
अब उसने भेज दिया। उसके बाद संशोधित स्थायी आदेश की प्रतिलिपियां जो फोटोकॉपी हैं वो भी उसमें अटैच करेगा कि पहले क्या था स्थायी आदेश और नया क्या स्थायी आदेश है। अब स्थायी आदेश की पुष्टि उसी रूप में कर दी गई है जिसने प्रमाणित कर दिया गया है। तो धारा 7 कहती है कि जब प्रमाणित करने वाला अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की गई तो स्थायी आदेश उस दिन के 30 दिन समाप्त होने पर लागू होंगे। मतलब उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो 30 दिन समाप्त होने से पहले वो लागू हो जाएगा। और क्योंकि सबको प्रतिलिपियां बांट दी गई और जब अपील की गई हो तो स्थायी आदेश उस तिथि के 7 दिन समाप्त होने पर लागू होंगे जिस तिथि को अपीलेट अधिकारी ने अपने निर्णय के साथ स्थायी आदेश की अधिकृत प्रतिलिपियां नियोक्ता श्रम संघ श्रमिक के प्रतिनिधियों को भेज दी है। एक मामले में ये भी कहा गया कि कोई भी स्थायी आदेश प्रवर्तन में आ जाने के बाद ये नियोजक और उसके समस्त कर्मचारियों पर बाध्यकारी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बाध्यकारी हो जाता है, पर ऐसे किसी आदेश की वैधता या औचित्य को चुनौती देने का कर्मचारियों का अधिकार और कोई औद्योगिक विवाद उठा के इसके रूप का दावा करना विवादित नहीं किया जा सकता। स्थायी आदेश की व्याख्या संबंधी कोई भी विवाद उठने पर स्थायी श्रम न्यायालय, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया लेबर कोड के बारे में, इनके समक्ष जाएगा प्रार्थना पत्र धारा 13 के अंतर्गत और उसके निर्णय को मानना दोनों पक्षों के लिए मेन कर्तव्य